एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और किस तरीके से उन्होंने इसका समाधान निकाला, किस तरीके से प्रधानमंत्री बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री को, और उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी जो थे वो सत्ता में आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए जिसमें आपको सभी प्रकार के नोट्स, कार्टून, मैप, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए सबसे पहले क्या सवाल था? सबसे पहला था राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती जो थी वो भारत के सामने आई। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। यानी सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था 1951 से लेकर 1952 में हुआ, जिसमें जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या मिला? प्रभुत्व मिला, यानी उनको सत्ता में आने का मौका मिला और वह राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरे। पहले आम चुनावों में ही, यानी स्टार्टिंग के पहले से लेके 3 तक सभी तीनों के तीनों आम चुनाव में किसकी जीत हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री बने। अब मुद्दा क्या आ जाता है? अब इसमें चुनौती यह आ जाती है कि अब क्या हुआ? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई मई 1964 में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। अब 1960 के दशक को क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीबी थी, गैर बराबरी थी, सांप्रदायिकता फैले हुए थे और क्षेत्रीय विभाजन के जो मुद्दे थे वो अभी भी अनसुलझे थे, और इसके साथ ही नेहरू जी की जो मृत्यु है वो भी हो गई। तो अब जो है कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या अब लोकतंत्र कायम हो पाएगा या असफल रह जाएगा, या फिर जो हमारा देश है वो खुद ही बिखर जाएगा। तो जब इतनी सारी समस्याओं का सामना जो है सरकार के सामने आ गया कि उनका सामना उन्हें करना पड़ा, इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई। जगह जगह के जो लोग थे वो आलोचना कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग देशों में जो स्वतंत्र देश थे वहाँ पर जो लोकतंत्र है वो कायम नहीं हो पा रहा था। तो आलोचकों ने, जो भारत के बाहर के जो आलोचक थे विदेशों के, उन्होंने भी आलोचना की जो देश का जो लोकतंत्र है भारत देश का वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस मुद्दे को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया गया। ये चुनौतियों को बहुत आसानी से सुलझा लिया गया। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और नेहरू के उत्तराधिकार का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हल कर लिया गया, जिससे जो आलोचक है वो ठगे रह गए। यानी क्या हुआ कि जब शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना लिया गया, उस टाइम पर आलोचक की जो बोलती थी वो बंद हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भारत का जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या? देखो कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी के नेताओं को और सांसदों से सलाह मशवरा किया, और उन्होंने सभी ने क्या पाया कि सभी के सभी किसके पक्ष में है? लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में, कि उनको ही अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। शास्त्री जी जो थे वो कांग्रेस दल के निर्विरोध नेता चुने गए। यानी अब क्या हुआ कि जब भी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उनके अपोजिशन में कोई ना कोई खड़ा जरूर होता है, लेकिन जब शास्त्री जी को बनाया गया तो सभी के सभी किसके लिए सहमत थे? शास्त्री जी के लिए, कि शास्त्री जी को ही अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब इस तरह क्या हुआ? देश को एक प्रधानमंत्री मिला। शास्त्री जो है वो उत्तर प्रदेश के थे, और उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल में भी मंत्री का जो पद था वो संभाला था। नेक्स्ट है हमारा कि उनको लेकर किसी भी किस्म का विवाद नहीं उठा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सादगी और सिद्धांतवादी थे, और ज़्यादा समय तक नेहरू जो थे अपने आखिरी समय में किस पे डिपेंड थे? शास्त्री पे डिपेंड थे, वो ही उनका कार्य किया करते थे। अब एक दफ़ा क्या हुआ, ये इतने सिद्धांतवादी थे कि एक दफ़ा क्या हुआ, एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, बहुत से घायल भी हुए। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी मानी इसको, कि वो उस रेल दुर्घटना को नहीं रोक पाए, और इसलिए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, आज के टाइम में कुछ भी हो कोई अपने पद को नहीं छोड़ता, लेकिन ये इतने सिद्धांतवादी थे कि इन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ? 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो उस दौरान उनके सामने 2 चुनौतियां थी जिनका सामना उनको करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी कि हमारे जो थे एक साथ 2 युद्ध हो गए, यानी जल्दी जल्दी में ही। पहला युद्ध कब हुआ?
भारत और चीन का हुआ 1962 में, जिसमें आर्थिक कठिनाइयाँ जो थी वो पैदा हो गई। यानी जो संसाधन थे वो किस में लग गए, सारे के सारे हमारे इसमें लग गए, हमारे हथियारों में लग गए, और जिसकी वजह से आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी भारत को करना पड़ा। दूसरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, जिसकी वजह से मानसून की असफलता हुई, सूखा पड़ गया, खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया, जो प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान के साथ ही इन चुनौतियों के निपटने के लिए सुदृढ़ संकल्प साबित हुआ। यानी कि अब क्या हुआ, 1964 में बहुत सारी समस्या आई, खाद्यान्न का संकट भी आया, जिसके द्वारा अब क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान, जिसके द्वारा क्या हुआ, इन चुनौतियों से निपटने में सहायता मिली। अब देखिए क्या हुआ, 1965 का युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति के सिलसिले में क्या हुआ, 1966 में सोवियत के ताशकंद, वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर कौन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद समझौते के लिए, जिसमें ताशकंद समझौते पर भारत के तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अय्यूब खान ने हस्ताक्षर किया, और वहीं पे जो है ये युद्ध जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका जो है वो देहांत हो गया। अब उसके बाद दोबारा से वही समस्या आ गई सरकार के सामने कि आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हो गया, और बहुत सी समस्याएं जो थी वो सरकार के सामने स्टार्टिंग में उनको देखनी पड़ी। अब क्या हुआ कि शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस पार्टी के सामने राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हो गया, लेकिन अब केवल एक ही नहीं था कि सिर्फ उसी को ही बना दे, सबकी सहमति नहीं थी। अब दो ऐसे लोग थे जिनके बीच मुकाबला चला। सबसे पहले थे मोरारजी देसाई, एक इनकी पार्टी थी, और एक कांग्रेस। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ, मुकाबला चला के अब किसकी सरकार बनाई जाए। तो अब क्या हुआ, कांग्रेस के सांसदों ने एक गुप्त मतदान किया। यानी गुप्त का मतलब होता है छुपकर, तो एक गुप्त मतदान किया, जिसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, और पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्या हुआ, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता यानी लोकतंत्र की मैच्योरिटी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को क्यों चुना होगा आखिर, क्योंकि वो तो पहले, अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, तो बहुत ज़्यादा अनुभव था उनको, और वो बहुत ज़्यादा प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में भी खास तौर से अनुभव रखते थे, लेकिन उनको ना चुनकर इंदिरा गांधी को चुन लिया गया। तो वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इसलिए चुना होगा क्योंकि उन्हें लगता होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इंदिरा गांधी को अनुभव तो है नहीं, उनको ना ही कोई एक्सपीरियंस है ना ही कोई अनुभव है, मीनिंग सेम ही है। तो इसके बाद क्या है कि अगर उनको कोई भी कार्य करना होगा तो उनका समर्थन हम करेंगे, दिशा निर्देश हम देंगे कि हमसे पूछ कर ही, हमारी सलाह मशवरे पर ही जो है इंदिरा गांधी जी वो कार्य करेंगी। वो पूरी तरह से किस पे निर्भर होंगी, वरिष्ठ नेताओं पर ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। यानी अब उन्होंने पार्टी की अगुवाई करनी शुरू कर दी, और उनके सामने आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इन कठिनाइयों का भी सामना उनको करना पड़ा। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 में आर्थिक संकट को रोकने के लिए रुपए का अवमूल्यन करने का निर्णय लिया, जिससे क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि 1 अमेरिकी डॉलर जो थी, जिसकी कीमत क्या थी 5 रुपये थी, अब बढ़कर क्या हो गई 7 रुपये हो गई, जिससे जो थी बेरोजगारी और बढ़ी, और वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो अब क्या हुआ, लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा जो थे वो गुस्से में आ गए। बढ़ती हुई बेरोजगारी, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति देश की खराब होती जा रही थी। इसमें क्या था कि लोग जो है वो विरोध पर उतर आए। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष जो है वो छेड़ दिया था। अब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अवमूल्यन के निर्णय में गैर कांग्रेसवाद को जन्म दिया। इससे अलग अलग नीतियाँ और आदर्श शामिल है, इसे लोकतांत्रिक कारणों से जरूरी बताया गया। यानी अब क्या हुआ, जब रुपये का अवमूल्यन हो गया तो उससे क्या हुआ कि गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जिसमें गैर कांग्रेसवाद को भी, यानी विपक्षी दल जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करना शुरू कर दिया, अपनी नीतियाँ बताई लोगों को, अपना जो है उन्होंने लोगों को अपने रूल्स, अपनी नीति बताने स्टार्ट करें, लोकतंत्र को कैसे चलाना है कैसे नहीं, वो स्टार्ट
कर दिया और यहीं से माना जाता है गैर कांग्रेसवाद का जो है वो विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए जब इतनी सारी समस्याएं आ रही थी तो यहीं से क्या थी, कांग्रेस के हार होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में। इस दौरान क्या हुआ कि चौथे आम चुनाव 1967 में हुआ जो कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। यानी अब क्या हुआ कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु से के कामराज थे, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिमी बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय को हारना पड़ा और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस ने बहुमत खो दिया। यानी अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो थी कांग्रेस ने बहुत से राज्यों में अपनी हार मान ली। यानी वहाँ पे उनको अपना जो बहुमत है वो खोना पड़ा, जैसे कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी बंगाल, बिहार और अन्य देशों में भी उन्होंने जो है वो बहुमत खो दिया। चुनावी इतिहास में यह क्या है, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस को इतने कम वोट मिले हो या वो इतने कम बहुमत से हारी हो। तो उससे ये पहली बात तो इससे पहले कभी कांग्रेस हारी नहीं थी, हमेशा से वो जीतती ही आ रही है, ये लोकप्रिय पार्टी थी। और अब क्या हुआ था कि इस चुनाव में वो जो थी वो हार गई, तो इसीलिए इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दिया जाता है। और इसी युग से यानी इसी टाइम से जो है वो गठबंधन की जो सरकार है वो आने लगी, यानी गठबंधन जो है वो बनाए जाने लगे। गठबंधन के बारे में बात करें, गठबंधन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो ग्रुप यहाँ पर हैं राजनीतिक रूप से और एक दो ग्रुप इधर है। अब ये सभी क्या हो, एक साथ मिल जाए और एक पार्टी बनाए, इसी को ही क्या कहा जाता है, गठबंधन। यानी गठबंधन ये एक ही गुट में जो है वो बन गए, इसी को ही गठबंधन कहा जाता है। अब क्या हुआ, 1967 के चुनाव में क्या हुआ कि गठबंधन की परिघटना को जन्म दिया, यानी गठबंधन जो है वो शुरू होने लगा और अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। यानी ऐसी पार्टी जो कांग्रेस की नहीं थी, यानी गैर कांग्रेस वाली जो पार्टी थी एसएसपी, पीएसपी, इन्होंने क्या किया कि मिलकर एक संघ बनाया या एक दल बनाया, जिसे क्या कहा गया, संयुक्त विधायक दल। अब क्या हुआ, बिहार की बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। उसके बाद अगर हम बात करें सीपीआई यानी वामपंथी और जनसंघ दक्षिणपंथी थे, जिसमें पंजाब में संयुक्त विधायक दल पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। इसमें उस वक्त दो परस्पर प्रतिवर्ती अकाली दल थे, यानी दो कॉम्पिटिटर थे, एक था दल संत ग्रुप और दूसरा था भास्कर ग्रुप, ये इसमें शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1967 के तुरंत बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी को अब दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी एक तो उसे हार का सामना करना पड़ा, अब उसके बाद उसे दो चुनौतियों का मुकाबला भी करना था। अब क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी वो धीरे धीरे क्या थी, दो पार्टों में डिवाइड होने लगी। सबसे पहले कांग्रेस ओ और दूसरी तरफ थी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ ओल्ड वाली थी यानी पुरानी कांग्रेस, और कांग्रेस आर जो थी वो न्यू वाली थी, जिसमें कौन थी, इंदिरा गांधी ने इसकी अगुवाई की। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन होने लगा। तो पहले वाली जो थी कांग्रेस ओ, उसे ही सिंडिकेट के नाम से भी जाना जाता है अनौपचारिक रूप से। चलिए देख लेते हैं 1967 के बाद जो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसमें पहली थी कि सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत थी, यानी उन्हें क्या करना था, अपना अलग मुकाम बनाना था बिना किसके हेल्प के, सिंडिकेट की हेल्प की। दूसरी चुनौती थी उनके सामने के 1967 में जो ज़मीनें खोई थी, यानी उन्होंने जो भी जहाँ जहाँ भी वो हारे थे उनको उन्हें अब वापस हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। अब उन्होंने क्या किया कि मई 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया, जिनको मुद्दा बनाकर वो अगले चुनाव में भी जीतने वाले थे। 10 सूत्रीय कार्यक्रम कौन कौन से थे, चलिए देख लेते हैं। पहला था बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आम बीमा राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा का आय परिसीमन, खाद्य का सरकारी वितरण, खाद्यान्न का भूमि सुधार किया गया, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ग्रामीण गरीबी के आवासीय भूखंड देने का प्रावधान जो है वो भी इसमें शामिल किया गया। अब देखिए प्रीवी पर्स क्या है, उसको हम डिटेल में जान लेते हैं कि प्रीवी पर्स क्या होता था और क्यों इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त किया। देखिए प्रीवी पर्स होता है देशी रियासतों का विलय भारतीय संविधान में
जब किया था तो उनके सामने क्या था, पहले ही ऐसा बोल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनके सामने एक शर्त रख दी थी कि आप जो है अपनी जनता यानी आप भारतीय संघ में जो है वो शामिल हो जाएं। इसके बदले में यानी उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, एक तो अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी निजी संपदा रखने का अधिकार जो है उनको दिया गया, और दूसरी तरफ सरकार उनको कुछ विशेष भत्ता देगी। अब क्या हुआ कि यह दोनों जो थे, ये जो भत्ता है और संपदा है, ये किसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा, इस बात पर आधार मानकर तय की जाएगी उनका जो भत्ता है कि उनकी रियासत का कितना विस्तार था, कितना राजस्व उसमें आता है और क्या उसकी क्षमता थी। इसके अकॉर्डिंग इसी को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। इसीलिए अब क्या हुआ कि जब इनको भत्ता दिया जा रहा था तो इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पाया कि ये क्या है, असमानता को फैला रहा है। क्योंकि ये किसको दिया जा रहा है, अमीरों को दिया जा रहा है यानी रजवाड़ों को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। यानी हमारे जो संविधान है, संविधान में सबको समानता का अधिकार है, तो उन्होंने समानता बनाने के लिए प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंडिकेट के। आप बार बार वर्ड सुनने हैं सिंडिकेट, तो सिंडिकेट का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, कांग्रेस के भीतर क्या थे, कुछ प्रभावशाली और ताकतवर नेता थे, उनके समूह को ही, उनके ग्रुप्स को ही अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था, और इस समूह के नेताओं का जो पार्टी के संगठन पर नियंत्रण होता था, यानी ये जो समूह है इनका ही अपने पार्टी पर नियंत्रण होता था। इसमें कौन कौन से शामिल थे, देखिए, के कामराज, एस के पाटिल एंड संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष जैसे जो नेता थे इसमें शामिल थे सिंडिकेट में। अब हम बात करते हैं अब क्या हुआ, सिंडिकेट की भूमिका क्या रही कि इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह ने निर्णायक भूमिका रही। यानी इंदिरा गांधी से पहले जो था ये जो समूह था सिंडिकेट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो था वो इसमें प्ले करता था, और इसमें नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन भी अहम भूमिका निभाई। यानी इन्होंने नीतियों का निर्माण किया, उनका क्रियान्वयन किया, जिसमें सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।